कॉलेज की वैन तेज रफ्तार से शहर के मफाजात की ओर बढ़ रही थी। शाम ढल रही थी और सड़क सुनसान दिख रही थी। दाहिने बाएं सिर्फ उजाड़ खेत और कहीं कहीं झाड़ियां थीं। वैन के अंदर लड़कियां अपनी अपनी बातें और मोबाइल में व्यस्त थीं। दानिन खिड़की के पास बैठी मोबाइल की स्क्रीन पर झुकी हुई थी कि अचानक वैन के सामने दो काले लैंड क्रूजर धड़ाम से ब्रेक लगाकर रुके और वैन ड्राइवर ने आपातकालीन ब्रेक लगाया। सभी लड़कियां चीख उठीं और फिजा एक पल में डर से भर गई। कुछ ही पलों में दोनों गाड़ियों के दरवाजे खुले और चार चार भारी भरकम गार्ड बाहर निकले, हाथों में चमकती राइफलें और पामों की थाप से माहौल में और दहशत छा गई। वैन के अंदर सन्नाटा छा गया और सिर्फ दबे से सिसकियां सुनाई दे रही थीं। पास आकर जबरदस्ती दरवाजे खुल गए और एक गार्ड जोर से चिल्लाया, सब बाहर निकलो, अभी के अभी। जिंदगी चाहती हो तो बिना सवाल जवाब के उतर जाओ, वरन सबको गोलियों से भून डालूंगा। ड्राइवर घबराकर बोला कि वह पुलिस को बुलाएगा, तो गार्ड ने बिना किसी देरी के बंदूक की नाल उसके सिर पर रख दी और ठंडे लहजे में चेतावनी दी कि अगर ज्यादा जबान चली तो गोली मार दूंगा और किसी झाड़ी में फेंक दूंगा। इसलिए सब चुपचाप उतर आए। लड़कियां सहमी हुईं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर वैन से नीचे आईं और हैरत थी कि अगर ये डाकू हैं तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों आए। सुनसान सड़क पर सब एक तरफ जमी थीं, आंखों में आतंक और दिलों में दुआएं। एक गार्ड दानिन के पास आया, माथे पर बंदूक की नाल रखकर कहा कि हमारे साथ चलकर गाड़ी में बैठ जा, वरना सबको यही ढेर कर दूंगा। ऊपर से ऑर्डर है, चाहे तू बेहोश हो या जिंदा, तुझे ही लेना है। यह सुनकर बाकी लड़कियों में हड़कंप मच गया और कुछ रो पड़ीं। पर दानिन ने साहस जुटाकर कहा कि वह साथ जाएगी ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे, और सबको वापस भेजते हुए आश्वस्त किया कि वे शांति से लौट कर आईं और वह शाम तक लौट आएगी। उसकी आवाज़ में डर तो था, पर इरादा मजबूत था। उसने गहरी सांस ली, गार्डों के हाव भाव देखे और दृढ़ स्वर में कहा कि वे किसी को हाथ न लगाएं। उनके अंदाज से साफ था कि भेजने वाले ने कड़ा आदेश दिया था कि दानिन के साथ बुरा बर्ताव न किया जाए। इस समय सुनसान सड़क पर सिर्फ हवा की सरसराहट, लड़कियों की सिसकियां और हथियारों की खड़क सुनाई दे रही थी। दानीन एक आखिरी बार देखती हुई गाड़ी में कदम रख गई थी, इस बात से अनजान कि अब वापसी कभी भी संभव नहीं होगी। सभी लड़कियां बेबस नज़रों से उसे देख रही थीं, जैसे उनकी अपनी जानें उस एक कदम के साथ गाड़ी के अंदर चली गई हों। गाड़ी का दरवाज़ा धम से बंद हुआ और वह सड़क पर धूल उड़ाते हुए तेज़ी से गायब हो गई। पीछे रह गई लड़कियां और ड्राइवर सदमे और डर में पत्थर की तरह खड़े थे। 2 घंटे बाद फ्लैट के अंदर खामोशी का गहरा साया था। रोशनी के लिए बस एक बल्ब जल रहा था, जो कभी हल्की हल्की झपकता और उसकी पीली रोशनी दीवारों पर डर का साया और गहरा कर देती थी। वे लोग दानीन को एक फ्लैट पर ले आए थे और बड़े आदर से उसे लिविंग रूम में बैठाया था। वह सोफे पर सिमटी हुई बैठी थी, दोनों हाथ घुटनों के चारों ओर लपेटे हुए, आंखों में डर और दिमाग में सवालों का तूफान था। मोबाइल पहले ही उनसे छीन लिया गया था। बाहर खिड़कियों से भी कोई आवाज़ या आहट नहीं आ रही थी। अगर उसके पास मोबाइल होता तो वह ज़रूर अपने बाबा या बलाज को मैसेज भेज देती, लेकिन अब उसके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसकी मदद से वह बाहर निकल पाती। समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। 1 घंटा और गुजर चुका था और वह हर छोटी आहट पर चौंक रही थी। दिल की धड़कन बेकाबू थी, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी बार बार पंख मार रहा हो। फिर अचानक दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और भारी कदमों की आवाज़ आई, और फ्लैट में एक मर्दाना शख्स अंदर आया। दानीन ने बेवजह अपना चेहरा मुड़ाकर दरवाजे की तरफ देखा, और अगला पल हैरान करने वाला था, क्योंकि अंदर आने वाला शख्स वर्दी में मलबूस, छरहरे शरीर वाला कैप्टन बिलाज भट्ट था, दानीन का पति। दरवाज़ा बंद करते ही कमरे में उसकी मौजूदगी का प्रभाव छा गया था। उसकी आंखों में डर की जगह एक पल के लिए रोशनी सी भर गई थी। वह अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई और रोते हुए उसकी तरफ दौड़ी। इस पूरे समय में पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले ही पल वह बलाज के सीने से लग चुकी थी। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे, सांस फूली हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपना हाल उससे कैसे बयान करे। उसे उम्मीद थी कि वह चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, बलाज बट जरूर आएगा। और कहते हैं ना, जिस पर भरोसा हो और वह आपकी उम्मीद नहीं तोड़े, उस पर इंसान टूट जाता है। वह उसके सीने से लगी हिचकियों के बीच बोली, साईं सरकार, आपको पता है मुझे किडनैप कर लिया गया है। सारी लड़कियां परेशान हैं। ड्राइवर के सिर पर भी बंदूक रख दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सिर्फ मुझे कहा गया था कि तुम्हें बुलाया है। सारी लड़कियां मुसीबत में थीं। अगर मैं कदम नहीं बढ़ाती तो ये लोग उन्हें भी नुकसान पहुंचा देते। इसलिए मैंने अपना आप कुर्बान कर दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था मेरे साईं सरकार मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुंचे? वह दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं था। बलाज कुछ पल पूरी तरह से खामोश खड़ा रहा, जैसे उसकी सांसों और आंखों में कुछ उलझा हुआ हो। फिर धीरे से उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और नजरें सीधे उसकी आंखों में गड़ा दी। फिर धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी फ्लैट में रहोगी, समझ आई? जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यही फ्लैट तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अब ताहियत यही रहना है मेरे साथ।
दानीन की आंखें फैल गईं। वह पीछे हटने की कोशिश करते हुए बोली, क्या मतलब? घर चलेंगे ना, सब कितने परेशान होंगे। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपका मतलब क्या है? डर के मारे उसकी जान निकलने लगी थी। वह अब उससे भी दूर हो रही थी। लेकिन बलाज भट्ट के सामने उसकी चलती कहाँ थी। बलाज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और फिर से सोफे पर बैठा दिया। फिर सामने बैठकर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, मतलब ये है मैडम साहिबा कि अब तुम्हारी जिंदगी मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होगी। तुम मेरे साथ इसी फ्लैट में रहोगी। और एक बात याद रखना, तुम्हें किडनैप नहीं किया गया, तुम्हें बस बुलाया गया है। हाँ, तरीका थोड़ा अलग था क्योंकि तुम शराफत से आती ही नहीं। और शायद अगर आती भी तो हमारे घर वाले इतने अच्छे हैं कि तुम्हें हिलने भी नहीं देते। और मुझे तुम्हारा अस्तित्व हर कीमत पर अपनी आंखों के सामने चाहिए था। दानीन के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह हड़बड़ी में बोली, क्या कह रहे हैं आप? ये मजाक है क्या? हालांकि साईं, ये मजाक हो तो बहुत बुरा है। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। घर पर किसी को कुछ पता नहीं है। प्लीज़ हम वापस चलें, सबको बताएं, फिर आ जाएं। अभी बड़ी अम्मी तो कह रही थीं कि आपकी ड्यूटी भी खत्म नहीं हुई, आप यहाँ कैसे आ गए? प्लीज़ आप मुझे उलझन में मत डालिए, मुझे टेंशन हो रही है। अब इतना वक्त हो गया होगा कि घर पर अम्मी रो रो कर बेहाल हो गई होंगी। आपको नहीं पता वे मेरे मामले में कितनी ज़्यादा हसास हो गई हैं। बलाज मुस्कुराकर सर झुकाने लगे। फिर गंभीर लहजे में बोले कि ड्यूटी वे सब बहाने थे। छुट्टी तो मुझे बहुत पहले मिल गई थी, मगर घर आकर क्या करता? इसलिए मैंने अपनी छुट्टी पोस्टपोन करवा दी और अब खासकर तुम्हारे लिए आया हूँ। समझो, तुम ही मेरी असली ड्यूटी हो। इसलिए सारी परेशानियां झटा दो और सिर्फ इतना सोचो, तुम और मैं अब एक जान हैं। उनके शब्द दानीन के दिल पर जैसे चट्टान बनकर गिरे। वह साकत हो गई। फिर धीरे से बोली, यह सब गलत है। आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी डर गई थी। मैंने सोचा शायद अब कभी वापस नहीं आऊंगी। अगर आपका इरादा कुछ ऐसा ही था तो आप मुझे एक मैसेज कर देते। आपको पता है मैं अपने बारे में क्या क्या सोच चुकी थी। बलाज ने उसकी तरफ देखा। नजरें नरम तो थीं, पर लहजा फिर भी हुक्म सा था। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब उठो, वॉशरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूं। कॉलेज से वापस आई हो, यकीनन कुछ नहीं खाया होगा। उन्होंने घड़ी देखते हुए परेशान होकर कहा। दानीन हिचकिचाई, नजरें इधर उधर दौड़ाईं, मगर फिर जैसे बेज़र होकर धीरे धीरे उठीं। कदम भारी थे, पर वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई क्योंकि वह जानती थी सामने बैठा शख्स अगर टाल दिया तो बिन वजह हंगामा मचा देगा और उसके पास अब और कोई हिम्मत नहीं थी किसी और परेशानी को सहने की। बलाज ने उसके जाते हुए कदमों को गौर से देखा। आंखों में अजीब गहराई थी, जैसे कोई राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ तो फिर कमरे में खामोशी छा गई। मगर अब वह खामोशी पहले जैसी रंगहीन नहीं थी, इसमें एक अनजाना सा खतरा समा गया था। दूसरी ओर हवेली की शांत राहदारी में भारी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। शाजिया बेगम तेज तेज चलते हुए अपने गुस्से को दबाते अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ रही थीं। कपड़ों की खनक और जूतों की ठक ठक किसी तूफान का ऐलान कर रही थी। दरवाज़ा बिना दस्तक के धड़ाम से खुला और वह दंदनाती हुई अंदर आई। कमरे में जुबैदा बेगम नमाज से फारिग होकर जाओ नमाज तय करके बैठी थीं। चेहरा शांत, आंखों में सुकून और होंठों पर हल्की सी तसब्ब की सरगोशी, मगर सामने खड़ी अपनी देवरानी का बिगड़ता रूप देखकर वह सीधी हो गईं। उनके अंदाज से ही वह भांप चुकी थीं कि मामला बड़ा है। इन दोनों के बीच हजार न अहमतियां थीं, लेकिन कभी भी वह इस तरह बिना इजाजत के कमरे में नहीं आती थी। शाजिया बेगम ने पलकों झपकने तक की मोहलत नहीं दी और तेज लहजे में बोलीं, आपको जरा भी अंदाजा है कि ये आपका बेटा क्या कर रहा है? भाभी, अगर अभी हम रुखसती देने के हक में नहीं हैं तो वह जबरदस्ती क्यों कर रहा है? मुझे तो अब अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में करके अफसोस हो रहा है। जब हमारी ही सामने वो चलती नहीं है तो हमने ये रिश्ता क्यों किया? वह तो मेरी बेटी को किसी तुझ की तरह समझ रहा है। जुबैदा बेगम एकदम गंभीर हुईं। उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास होने लगा था। शाजिया बेगम ने आगे कहा कि कॉलेज से फ़ोन आया है, उसने अपने आदमी भी भेजकर मेरी बेटी उठा ली है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपका बेटा खुद को क्या समझता है? कहीं का हीरो है कि जो उसके दिल में आएगा करता चला जाएगा? मुझे आप बस इतना बताइए, रुखसती से इनकार का हमारे पास एक साफ वजह है। अभी दानीन की उम्र नहीं है, वह पढ़ रही है, लेकिन आपका बेटा कुछ सुनने ही नहीं देता। जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है वह उसे पूरा कर ही लेता है। वह अपना अहम फ़र्ज समझता है। हम रिश्ता नकार रहे नहीं हैं, पर हम समझदारी से चलना चाहते हैं। मगर आपके बेटे के नज़रिए में हमारी बातें बेवजह हैं। उनकी आवाज़ में डर और गुस्से की मिली-जुली तासीर थी। वह सांस भी रोककर कराहती जा रही थीं। आखिरकार अपनी इकलौती बेटी का सवाल था, क्या वह कायद से सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी? जुबैदा बेगम कुछ कहतीं, इससे पहले ही वह आगे बढ़ पड़ीं। भाभी, आपके बेटे ने बैठे बिठाए मुझे और मेरी बेटी को मजाक समझ लिया है। उसके लिए ये हरकतें बिल्कुल एक आम इंसान जैसी हैं। मगर आप खुद बताइए, वैन को बीच रास्ते में रोकना, मेरी बच्ची को उठा लेना, ये कहाँ की इंसानियत है? मुझे आपका बेटा वैसे भी पसंद नहीं था। कैप्टन क्या बन गया है? ज़रूरत से ज़्यादा अभिमानी हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस हवेली को भी आग लगा दूंगी। आप लोग अभी मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हैं।
उसने आगे कहते हुए ठहरना था कि जुबैदा बेगम ने गहरी सांस ली और सहनशील अंदाज में उन्हें बैठने का इशारा किया। पर शाजिया बेगम खड़ी ही रहीं। उनका तूफानी लहजा बरकरार था और दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मगर सामने खड़ी महिला उनकी तरह जल्दबाज नहीं थी। वह बहुत सहनशील और संभ्रांत थीं। जुबैदा बेगम ने नरम पर मजबूत लहजे में कहा, शाजिया, ये आपकी गलतफहमी है। मेरा बेटा ड्यूटी पर है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद हेडक्वार्टर फ़ोन करके तस्दीक कर लें। अगर वाकई कोई ऐसी वारदात हुई है तो बिना तहकीकात के आप मेरे बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। आपको चाहिए था पहले फ़ोन करके अपने शौहर को बताती, उसके बाद हम आगे का मरहला तय करते। बेवजह आप आकर मेरे कमरे में शोर कर रही हैं, जो एक नामुनासिब अमल है क्योंकि मेरा बेटा अभी ड्यूटी पर है। उसको छुट्टी मिली ही नहीं है तो बिना छुट्टी के वह आपकी बेटी को कैसे किडनैप कर सकता है? शाजिया बेगम की आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ उमड़ा। वह तेजी से बोली, भाभी, आपको नहीं पता बलाज बट कितना पहुंचा हुआ है। हेडक्वार्टर में बैठकर भी वह अपने आदमी भेज सकता है और कॉलेज वाले बता रहे हैं कि उसने अपने 8 आदमियों को भेजा है। लैंड क्रूजर सिर्फ बलाज को ही पसंद है, उसी में वे लोग आए थे। जुबैदा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। उनका चेहरा बदस्तूर पुरसुकून था मगर लहजा ज़रा सख्त हो गया था। 1.5 घंटा पहले मेरी बलाज से बात हुई है। उसने खुद बताया है कि उसे 3 महीने और ड्यूटी पर रहना है। वह यहाँ है ही नहीं। जब वह मौजूद नहीं तो आदमी कैसे भेज सकता है? आप अजीब बात कर रही हैं शाजिया। जाइए अपने शौहर को इत्तला दीजिए। मैं भी इत्तला करती हूँ क्योंकि मुझे मामला अब ठीक नहीं लग रहा। ये जुमले सुनकर शाजिया बेगम जैसे ज़मीन में धंस गईं। कहीं न कहीं वह पुरसुकून थीं कि उनकी बेटी बलाज के हाथ में है, जो मर सकता है मगर उनकी बेटी पर एक खरोंच नहीं आने देगा। मगर अब जुबैदा बेगम की बात सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। होंठ कांपने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और धीरे से बोलीं, यानी कुछ और हो चुका है। ये तो और बड़ा मसला है। मैं अभी दानिन के बाबा को फ़ोन करती हूँ। भाभी, मेरी बच्ची। उनकी जान अब लबों पर आई थी। जुबैदा बेगम हल्का सा सर झुकाकर बोली, परेशान मत हो शाजिया, खतरे की बात नहीं है। आप उन्हें फ़ोन करें। मैं भी आपके भाई को कॉल मिलाती हूँ। असल हकीकत सामने आना ज़रूरी है। न जाने हमारी बच्ची किस मुश्किल में है। शाजिया बेगम ने लपक कर अपना मोबाइल पर्स से निकाला। कांपते हाथों से नंबर मिलाने लगीं। दूसरी तरफ जुबैदा बेगम भी पुरसुकून मगर तेजी से मोबाइल उठाकर अपने शौहर का नंबर डायल करने लगीं। कमरे की फजा भारी हो चुकी थी। एक तरफ खौफ में लिपटी माँ की बेबसी, दूसरी तरफ तहम्मुल के साथ मामला संभालने की कोशिश। दोनों औरतें अपने अपने फ़ोन कान से लगाई खड़ी थीं और उनके दरमियान की खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें और आने वाले तूफान का अंदेशा सुनाई दे रहा था। जबकि उनके बरक्स फ्लैट में माहौल ही बदल चुका था। किचन में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। चूल्हे पर तवा गरम था। एक तरफ ताज़ा रोटियां रखी थीं और बलाज अंडा फ्राई कर रहा था। फौज में होने की वजह से उसने हर खाना पकाना सीख लिया था। उसके हाथों की रवानी और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे यह कोई आम दिन हो, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। लेकिन सब मामूल के मुताबिक नहीं था। इस बात का अंदाज़ा उसे भी था, लेकिन फिक्र करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। दानिन धोए मुंह के साथ आहिस्ता आहिस्ता किचन में दाखिल हुई। कदमों की आहट पर बलाज ने सर घुमाकर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। आओ, इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए रोटी बना ली है। अब अंडा भी तैयार है और तुम्हारी पसंद का अंडा बनाया है। कुछ और खाना है तो बताओ, वह भी बना दूं या मंगवा दूं? वह कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर उसके करीब जाकर रुक गई। नजरें उसके हाथों और चेहरे पर बार बार उलझ रही थीं। बलाज ने चूल्हे की आंच जरा कम की और हल्के लहजे में बोला, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी और घर पर सब कैसे हैं? सुबह तो सबसे मुलाकात हुई होगी तुम्हारी। दानिन चौंक कर उसकी तरफ देखी। अल्फाज गले में अटक गए मगर वह हिम्मत करके बोली, सब ठीक है साईं सरकार, लेकिन आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया? अम्मी, बाबा, बड़ी अम्मी, बड़े बाबा सब कितना परेशान हो रहे होंगे। सबको तो पता है ना कि मैं यहाँ हूँ। अगर नहीं पता तो आप उनको इत्तला करें। हर वक्त अम्मी मुझे लेकर डरती ही रहती हैं। बलाज ने एक लम्हे को नज़र भरकर उसे देखा, फिर अंडा प्लेट में निकालते हुए बोला, ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? और बिल्कुल ठीक बताना, सोच समझ कर। ये सवाल सुनकर दानीन साकित रह गई। कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर झिझकते हुए बोली, आप मेरे साईं सरकार हैं। लहजा मोहब्बत से भरा था। उसने जब से होश संभाला था उसे साईं सरकार ही कहा था। इसके अलावा उसने कुछ और कहना सीखा ही नहीं था। बलाज के होंठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी। वह आगे बोला, हाँ, वह तो मैं हूं, लेकिन हम दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है? यानी रिश्ते में मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? दानीन की नजरें झुक गईं। उलझन के बावजूद वह संभलने की कोशिश करती रही और हिचकिचाते हुए बोली, आपसे मेरा निकाह हो चुका है, तो तुम मेरे पति हो। यही एकमात्र रिश्ता उसे मालूम था और इस रिश्ते की प्रकृति भी उसे अच्छी तरह पता थी। यह सुनते ही बलाज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींच लिया। बस, अब यह याद रखना पापा, बड़े पापा, अमी, बड़ी अमी, इन सबको भूल जाओ, सिर्फ अपने पति को याद रखो, बलाज भट्ट को। इसके अलावा तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा, घर वालों को भी और आगे पीछे मौजूद लोगों को भी। यदि किसी की चिंता करनी है तो सिर्फ अपने पति की करो, समझी?
वह एक क्षण के लिए रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बलाज ने उसका चेहरा पास लाकर नर्म लहजे में कहा कि अक्सर दादी यही समझाती थी न कि पति ही सब कुछ होता है, बाकी सभी रिश्ते बाद के होते हैं। दानीन ने धीरे से सिर हिलाया, आंखों में नमी झलकने लगी थी। न जाने क्यों उसे बलाज से डर लग रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। बलाज ने उसके गाल पर हल्का सा प्यार किया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा, अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेज सेट करता हूँ। और हाँ, अच्छे से खाना। उसके बाद पढ़ाई करनी है। मुझे अपनी पूरी रूटीन बता कि दिन भर क्या क्या करती हो, ताकि उसी हिसाब से हम चल सकें, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत अलग है और काफ़ी टफ भी, तुम मेरी रूटीन के अनुसार नहीं चल पाओगी। दानीन हिचकिचाई, लेकिन मुझे तो घर जाना था। बलाज का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। वह मुख मोड़ते हुए तेज लहजे में बोला, जितना कहा है उस पर फोकस करो, ये शब्द दोबारा मेरे सामने मत लाना। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया, जिससे दानीन चुप हो गई। किचन की हवा अचानक भारी हो गई। दानीन ने कुछ और कहना चाहा पर उसकी जुबां बंद रही, आंखें नीचे झुक गईं, होंठ चुप रहे। बलाज ने प्लेट में अंडा और रोटी रखकर मेज पर रख दी और गहरी सांस ली। चलो, बैठो और खाओ। वह धीरे से कुर्सी पर बैठी, हाथों में कंपकपाहट थी। सामने खाना रखा था, पर दिल घर की यादों और परेशानियों में अटका हुआ था। बलाज उसके भाव देखता रहा, पर उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब जिद और काबू की सख्ती थी। किचन में बर्तनों की खनक और हल्की आंच की आवाज़ रह गई, पर दोनों के बीच की खामोशी ज्यादा ऊंची थी, ऐसी खामोशी जो शब्दों से कहीं भारी लगती थी। पूरा दिन आम दिन की तरह गुजर गया। बालकनी में हल्की रोशनी जली थी, हवा में ठंड के झोंके और सिगरेट के धुएं की महक मिली हुई थी। बलाज आधा झुका रेलिंग के साथ खड़ा सिगरेट के कश खींच रहा था। धुएं के बादल उसके चेहरे के चारों ओर फैलकर गायब हो जाते। वह गहरी सोच में डूबा था कि अचानक जेब में हल्की सी वाइब्रेशन हुई। वह चौंका, हाथ जेब में डालकर मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर पापा का नाम टिमटिमा रहा था। वह कुछ लम्हे मोबाइल की स्क्रीन को खाली निगाहों से घूरता रहा, जैसे फैसला करने में मुश्किल हो कि कॉल उठाए या नहीं। आखिरकार उसने लंबी सांस ली और कॉल रिसीव कर ली। हेलो। उसने बस होंठ हिलाए ही थे कि दूसरी तरफ से पापा की परेशानी भरी, थर थर कांपती आवाज आई। बलाज, तुम कहाँ हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है यहाँ क्या कयामत मची हुई है? दिन दहाड़े दानीन को किसी ने रास्ते से किडनैप कर लिया है। हम हर जगह पता कर चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे चाचू पुलिस में रिपोर्ट करने पर जोर दे रहे हैं, पर सोचो, बदनामी होगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। बलाज एक पल चुप रहा, फिर सिगरेट बुझाते हुए धीरे से बोला, ये तो वाकई बड़ी परेशानी है पापा। लेकिन आप ऐसा करें, पुलिस में रिपोर्ट मत कीजिए, बेवजह सबको पता चलेगा, तमाशा बनेगा। दूसरी तरफ उनकी आवाज़ टूटकर निकली, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही? ये सब सुनकर बलाज ने गहरी सांस ली। उसका लहजा ठहरा हुआ पर ठंडा था। हो रही है टेंशन, पर मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तो हेडक्वार्टर में हूँ, यहाँ से निकल नहीं सकता। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद कुछ करता हूँ। शायद किसी दोस्त ने ये सब शरारत में किया हो, मैं पता लगाता हूँ। उनकी आवाज़ और भी कांप गई, फिर बोले, अभी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तुम तुरंत कुछ करो। जी ठीक है, मैं देखता हूँ, उसने संक्षेप में कहा और कॉल काट दी। मोबाइल जेब में डाला और पलटने लगा, पर उसी क्षण पीछे से आहट हुई। दानीन धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। हल्की सी कपकपाहट के साथ बोली, साईं सरकार, ये सब क्या है? आप बड़े पापा से झूठ क्यों बोल रहे थे? मैं तो यहीं आपके पास हूँ। फिर आपने ये क्यों कहा कि आप हेडक्वार्टर में हैं? बलाज ने उसे गहरी नज़र से देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। आवाज़ में सख्ती मगर नरमी भी थी। सुबह मैंने तुम्हें क्या समझाया था? तुम्हारी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होती है, तो फालतू बातों को अपने दिमाग पर सवार मत होने दो। दानीन का दिल जोर से धड़क उठा। वह लब खोलना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था, पर जुबान गूंगी थी। बलाज ने उसकी ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाई और धीरे से बोला, चलो अंदर आओ, तुम्हें सुला देता हूँ, नींद आ रही होगी। वह बेकाबू उसके कदमों के साथ चल पड़ी। कमरे के अंदर आकर वह उसके करीब बिस्तर पर बैठ गई। आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं, जैसे अभी भी दिल में डर और सवाल जिंदा हों, मगर बलाज के हाथ के स्पर्श ने उसे बेजान सा कर दिया था। कमरे की मध्यम रोशनी में एक तरफ बलाज के तेवरों की सख्ती थी, दूसरी तरफ दानिन की मासूमियत और उलझन। वह खोई खोई उसके साथ बैठ गई, जैसे उसके शब्द और रवैया ही अब उसकी तकदीर बन चुके हों। खामोशी गहरी थी, मगर दोनों के दिलों में एक अलग ही शोर मचा था। दूसरी ओर हवेली के ड्राइंग रूम में उदासी और बेचैनी का आलम छाया हुआ था। कमरे के बीचों बीच भारी लकड़ी का सुनहरी नक्काशी वाला सोफा रखा सम्मालिता था, जिस पर शाजिया बेगम निढाल सी बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह बहकर दुपट्टे के कोने को भिगो चुके थे। चारों तरफ रोशनी तो थी, मगर कमरे का माहौल बोझिल और गंभीर था। शाजिया बेगम ने अपने कांपते हाथों से आंखें पोंछीं और रूहान सी आवाज में बोलीं,
कुछ कर क्यों नहीं रहे आप सिकंदर? हमारी बेटी सुबह से लापता है, दिन ढल गया है, रात होने को है, मगर दानी का कोई सुराग नहीं मिल रहा। मैं पागल हो जाऊंगी, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए। सिकंदर साहब सोफे की पीठ से टिके गहरी सोच में डूबे बैठे थे। उनकी आंखों के चारों ओर थकान के साए थे। वह धीमे से बोले, शाजिया, हमने सब जगह पता कर लिया है, नौकरों को भी भेजा, दोस्तों से भी पूछा, मगर अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। शाजिया बेगम की आंखों में और आंसू भर आए। वह चीखते अंदाज में बोलीं, मैं यकीन से कह सकती हूँ भाई साहब, ये आपके बेटे की करतूत है। हमने कौन सा बड़ा मांग किया था? सिर्फ ये कि दानी की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम हंसी खुशी रुखसती दे देंगे। मगर बलाज ने हमेशा अपनी मनमानी की है, ये सब उसी का किया धरा है। यह सुनकर जुबैदा बेगम, जो एक तरफ कुर्सी पर सख्त तेवरों के साथ बैठी थीं, फौरन तड़प कर बोलीं, शाजिया, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। जब मेरा बेटा यहाँ है ही नहीं तो वह किसी को किडनैप कैसे कर सकता है? और फिर अपनी मंकूहा को कौन किडनैप करता है? बीवी है वह उसकी। शाजिया बेगम सर झटक कर बोली, बीवी है, लेकिन अभी हमारे घर की इज्जत भी है। निकाह हो गया तो क्या, आपके बेटे ने मेरी बेटी को खरीद लिया है। कुछ अदब व आदाब होते हैं, कुछ रस्में निभानी होती हैं। बस सब भुलाकर उसने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया। ये कौन सा इंसाफ है? सिकंदर साहब ने हाथ उठाकर मामला ठंडा करने की कोशिश की और गहरी आवाज में बोले, शाजिया, जुबैदा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, बिना सबूत के यूं इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। शाजिया बेगम के आंसू तेज हो गए। वह कांपती आवाज में बोलीं, आप लोगों को नहीं मालूम, माँ का दिल कभी गलत गवाही नहीं देता। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहती हूँ, यह सब बलाज ने ही किया है। हमने सिर्फ एक बात कही थी कि अभी रुखसती नहीं हो सकती, लेकिन वह लड़का अपनी जिद का पक्का है। उसी ने हमारी बच्ची को हमारी आंखों के सामने छीन लिया। जुबैदा बेगम गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ी हुईं। दुपट्टा ठीक करते हुए ऊंची आवाज में बोलीं, बहुत हो गई है इल्जाम तराशी। मेरे बेटे पर फजूल इल्जाम मत लगाओ शाजिया। और अगर फर्ज कर भी लो कि उसने दानिन को उठा लिया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीवी है वह उसकी, हक है उसका। उनके अल्फाज कमरे में झलझले की तरह गूंजे। एक लम्हे के लिए माहौल और भी बोझिल हो गया। शाजिया बेगम ने चीखने के बजाय खामोशी इख्तियार की। उनके होंठ कांप रहे थे मगर आवाज नहीं निकल सकी। आंखों से आंसू बहकर गाल तर करते जा रहे थे। जुबैदा बेगम पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ गूंजी, जैसे बात खत्म कर दी गई हो। ड्राइंग रूम में सिर्फ सिसकियों की गूंज बाकी रह गई थी। शाजिया बेगम सर झुकाकर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगीं। फजल साहब ने बेबसी से उन्हें देखा और धीरे से सर झुका लिया। सिकंदर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे अंदर ही अंदर उलझते जा रहे थे। माहौल में तनाव, बेबसी और इल्जाम तराशियों की गूंज गहरी होती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आभा से रोशन हुआ था। कमरे में हल्की सी धूप खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। फिजा में एक सुकून और खामोशी घुली हुई थी। बालाज धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वह सफ़ेद चादर ओढ़े मीठी नींद में डूबी हुई थी। उसके मासूम चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे सपनों की दुनिया में किसी खुशी का अक्स देख रही हो। बालाज के कदम ठिठक गए। वह कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे से पास जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और साथ ही जिद की झलक थी। उसे देखते हुए वह गहरी सोच में डूब गया था। घरवालों से कितनी बार कहा था कि रुखसती दे दो। मैं अपनी बीवी के साथ चैन से रहना चाहता हूँ। ड्यूटी के बाद घर आऊँ तो अपना घर हो, अपनी दुनिया हो, मगर सबने मना कर दिया। 2 साल इंतजार करने को कहा। बीवी मेरी और हक देने से इनकार। यह मैं कैसे गवारा करता? इसीलिए तो उसे अपने पास ले आया हूँ। अब यही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह धीरे से बड़बड़ाया। कदम दर कदम चलता हुआ वह उसके और करीब आ गया और पास बैठ गया। उसने हल्के से हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर बिखरे बाल समेट दिए। उसके लम्स से वह चौंक कर जाग गई। आंखें मलते हुए सीधी उसकी तरफ देखने लगीं। कुछ पल हैरानी में डूबी रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आप आ गए? अब क्या हम लोग घर चलेंगे? सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। बालाज ने हल्का सा कहा लगाया और सर नकार में हिलाते हुए बोला, नहीं जानो, घर नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े ले आया हूँ। ये यूनिफॉर्म अब उतार दो। तुम मेरी बीवी हो, हमेशा इसी रूप में रहोगी। ये कॉलेज के दिन खत्म। और हाँ, नाश्ता भी मैंने बना दिया है। तुम फ्रेश होकर आओ, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे। कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें दिल से समझो। वह घबराहट के साथ बोली, लेकिन मुझे अम्मी की याद आ रही है। वह ज़रूर बहुत परेशान हो रही होंगी। मेरा दिल घबरा रहा है। बालाज की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। वह तिक्त लहजे में बोला, यानी शौहर की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम्हारे दिल में सिर्फ माँ है, तुम्हें बस वही चाहिए। वह उठने लगा तो वह घबराकर फौरन उसका हाथ थाम चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट और नरमी दोनों की झलक थी। वह कांपती आवाज में बोली, ऐसा नहीं है साईं सरकार, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत। लेकिन अम्मी अब्बा भी तो मेरे अपने हैं। दिल है कि उनकी याद में तड़प रहा है। बालाज ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया। उसकी आवाज़ में सख्ती भी थी और नरमी भी। बस,
और कुछ नहीं सुनना, सब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक रिश्ता याद रखो, सिर्फ शौहर, और वह सब कुछ जो शौहर से जुड़ा है, बाकी सब भूल जाओ। जानो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में धुंधला सा डर और बेबसी की कैफियत उभर आई थी। बालाज उसके रुखसार पर नजर डालते हुए धीरे से बोला, जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता निकालता हूँ, फिर तुम्हारे साथ बैठकर बाकी बातें करूंगा। और याद रखो, अब दुनिया में सिर्फ एक नाम है जिससे तुम्हारी पहचान है, बालाज, तुम्हारा शौहर, और कुछ नहीं। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ। कदम धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ते गए। कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही वह अकेली रह गई। बिस्तर पर बैठी दोनों हाथों को जोड़े नजरें दरवाजे पर जमा दीं। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। क्या वाकई अब सिर्फ यही उसकी दुनिया है? उसकी आंखों से एक आंसू ढलक कर गाल पर बह गया। कमरा फिर खामोशी में डूब गया था। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सफ़ेद मेज़पोश बिछा हुआ था। एक तरफ पराठे, अंडे और दूध का जग रखा था। बालाज ने बड़ी नफासत से सब कुछ सजाया था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे अभी अभी खाना तैयार हुआ हो। वह कुर्सी पर सुकून से बैठा इंतजार कर रहा था। कुछ पल बाद दानिन धीरे धीरे चलती हुई आई और उसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर उलझन भी थी और डर की हल्की झलक भी। बालाज ने उसकी तरफ देखकर नरम मुस्कान दी, निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, देखो, मैं तुम्हें कुछ बातें आज साफ साफ समझाना चाहता हूँ। मैं कोई फिल्मी या ड्रामा इंसान नहीं हूँ। मैं एक सीधा सादा प्रैक्टिकल इंसान हूँ। तुम मुझे बचपन से जानती हो। मुझे उल्टी सीधी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और सबसे अहम बात, मैं तुम पर मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ। हमेशा से चाहता था कि तुम मेरे करीब रहो, मुझसे दूर न जाओ। इसीलिए आज मेरी बीवी हो। दानिन ने निवाला लेने से पहले उसे घूरा और कांपती आवाज़ में बोली, लेकिन साईं सरकार, ये सब ठीक नहीं है। आपको अंदाज़ा भी है आपने क्या किया है। दिन दहाड़े मुझे रास्ते से उठा लिया। कॉलेज की बच्चियां सब डर गई थीं। ड्राइवर के सर पर भी बंदूक रख दी थी। ये सब नॉर्मल कैसे हो सकता है? बालाज ने गहरी सांस ली और निवाला उसके लबों के करीब करते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे घर वालों को मैंने खुलकर समझाया था कि मुझे रुखसती चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ही बात दोहराई कि 2 साल बाद, 2 साल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुखसती का मतलब सिर्फ ताल्लुक बनाना नहीं होता जानो। रुखसती का मतलब है अपने पार्टनर के साथ करीब रहना, एक दूसरे की जिंदगी में शरीक होना। वह हिचकिचाते हुए निवाला ले लेती है और फिर एहतजाज करते हुए बोली, मगर ये सब ज़बरदस्ती है। शादी रस्म रिवाज के साथ होती है। ये सब छिप छिपाकर, जिद से, धमकियों से, ये कोई तरीका नहीं है। मैं मानती हूँ आप मेरे शौहर हैं, निकाह हो चुका है, लेकिन इस तरह नहीं। मैं खुद सबसे बात करूंगी। शादी तरीके से होगी, सबके सामने, इज्जत से। ये छिपाने वाली चीज़ तो नहीं है। बालाज के चेहरे पर अचानक सख्ती उभरी। वह गहरी आवाज में बोला, बस, ज्यादा जुबान मत चलाओ। तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि तुम्हारी दुनिया अब मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म है। इन फजूल रस्मों और दिखावे की मुझे परवाह नहीं। जो होना था हो गया। अब यह जिद और बहस बंद करो। उसकी आंखों में डर की झलक उतर आई थी। उसने और बोलने की कोशिश की, मगर बालाज ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसके लहजे में दबा हुआ गुस्सा भी था और एक अजीब सा प्यार भी। खामोश, अब बस इतना याद रखो कि मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हें अपने करीब ले आया हूं। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जिद हो और मेरी मोहब्बत भी। बाकी सबको भूल जाओ। वह कुछ पल साकित रही, नजरें झुक गईं, फिर उसके हाथों से निवाला लेने लगी। बालाज ने मुस्कुराते हुए अगला निवाला बनाया और बड़े प्यार से उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। हाँ, ऐसे, मेरी आंखों में देखकर खाओ। अब तुम्हारा हर लम्हा, हर सांस मेरे साथ जुड़ा है। वह खामोशी से उसके हाथों से खाती रही। दिल में तूफान था, लेकिन लबों पर कोई आवाज नहीं आई। बालाज ने उसकी खामोशी को कबूलियत समझा और भी प्यार से उसे नाश्ता कराने लगा। कमरे में सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज और दोनों की खामोशी घुलकर एक अनजाना बोझ पैदा कर रही थी। बालाज ने आखिर में गिलास उसके लबों से लगाया और धीरे से बोला, अब ऐसे ही रहना है मेरी जानो। बहस नहीं, सिर्फ मेरा कहना मानना है। वह गिलास पी गई। आंखों में नमी छलकती रही, मगर जुबान पर कोई एहतजाज बाकी नहीं था। 1 हफ्ते बाद टीवी लाउंज में नीम अंधेरा छाया हुआ था। स्क्रीन पर चलते ड्रामे की रोशनी कभी कमरे के फर्श पर बिखरती, कभी उन दोनों के चेहरों पर। वह अपनी दुनियाओं में गक बैठे थे। वह लगातार ड्रामे में मशगूल थी और बालाज उसके बराबर बैठा उसकी किताबों को पलट पलट कर देख रहा था। कमरे में वक्त थम सा गया था, मगर घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं। बालाज ने अचानक किताब बंद करके मेज पर रख दी। उसकी नजरें सीधी उस पर जम गईं। 2 घंटे हो गए हैं दानी। उसकी आवाज में सख्ती थी। क्या तुम्हें एहसास भी है कि परसों से तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है? मगर तुम्हें तो बस ये ड्रामे ही अजीज हैं। उठो फौरन, किताब लेकर आओ, वरना मैं बुरा पेश आऊंगा। वह चौंकी, मगर जिद्दी अंदाज में होंठ भींचकर बोली, मैं पढ़ लूंगी। आप मेरे उस्ताद न बने। मुझे सब पता है, मैं अपने वक्त पर कर लूंगी सब। वह हमेशा से ही उससे ऐसे लाड करती थी।
बालाज के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां हो गए। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कदम भारी करते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें मेरी बात आसानी से समझ नहीं आती दानी। अब तुम्हारे पास फौजी तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि ये जिद दिमाग से निकल जाए। उसकी आंखों में घबराहट उभर आई, मगर उसके लाडलेपन ने फिर भी जुबान को काबू में नहीं रखा। ये सब ठीक नहीं है साईं, आप हद से बढ़ रहे हैं। बालाज ने एक लम्हे को कुछ न कहा, बस झुककर अचानक उसकी नाजुक सी टांगों को पकड़ा और उसे उल्टा लटका लिया। वह हड़बड़ाकर चीख उठी, साईं नीचे करें, मुझे तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। उसकी आवाज़ लरज रही थी। उसकी फ्रॉक नीचे को खिसक गई और अगले मंजर ने बालाज की आंखों का सारा गुस्सा झाग की तरह खत्म कर दिया। वह ठिठका, पलकें झपकाईं और फिर आहिस्ता से उसे नीचे कर दिया। अब उसके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकूत था। वह बेबस सी उसके सामने खड़ी थी, सांसें फूली हुईं, चेहरा लाल। वह कुछ कहना चाहती थी मगर लफ्ज गुम हो गए। उसी लम्हे बालाज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब और मत रोकना दानी, मुझे मेरा हक चाहिए। बरसों से इंतजार किया है, तुम्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज आज मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उसके जज्बात भड़क उठे थे। एक नाजुक लम्हे ने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। वह धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में झूल गई। ये सही नहीं है, हमें रस्म रिवाज के साथ। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि बालाज ने उसके लबों पर होंठ रख दिए थे। उसका जिस्म लर्जा, दिल की धड़कन बेकाबू हुई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लम्स से वह पुरसुकून होने लगी थी। मुज़ाहमत के कांटे खुद ब खुद बिखरने लगे और उसने अपनी पलकें झुका लीं। तुम मेरी कमजोरी हो दानी। बालाज की सरगोशी उसके कानों में उतरी। और कमजोरी को आदमी हमेशा अपने करीब रखना चाहता है। वह उसके वजूद पर धीरे धीरे लम्स बिखेर रहा था। वह धीरे से बोली, अगर मैं कहूँ रुक जाए। बालाज ने उसकी आंखों में झांका और मध्यम मुस्कान के साथ बोला, मैं रुक सकता हूँ, मगर फिर तुम्हारी आंखों की यह नमी हमेशा मेरा पीछा करेगी। उसकी पलकों पर नमी झिलमिलाई और वह बेइख्तियार उसके शाने से लग गई। कमरे का माहौल यकसर बदल चुका था। ड्रामे की आवाज़ें अब महज पृष्ठभूमि थीं। असल मंजर वह दोनों थे जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। वह एक लम्हे को रुकी, मगर फिर खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। अब वह न एहतजाज कर रही थी न रो रही थी, बस खामोशी के साथ उसका सहारा बन गई थी। बालाज ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। वह आंखें बंद किए हल्का सा सिर हिला गई। कमरे की फजा में अब सुकून और रोमांस की खुशबू फैल चुकी थी, जैसे वक्त भी थमकर उन दोनों को देख रहा हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। कमरे की खिड़की के पर्दों के बीच से हल्की सी धूप अंदर आ रही थी। नरम सा सुनहरा अक्स दीवारों पर बिखरा हुआ था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे रात की गहरी बातें अभी तक सांस ले रही हों। वह धीरे धीरे अपनी पलकें खोलती है। कुछ देर तक धुंधले मंजर को देखती रही, मगर दिमाग पूरी तरह जागने पर चौंकी। करवट बदली तो बालाज को देखा। वह सुकून भरी नींद में था, शर्त के बिना। सांसों की हल्की हल्की रवानी उसके सीने को उठा रही थी। वह एक लम्हे को बस उसे देखती रह गई। रात की शिद्दतें और वो सब पल जैसे जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। अपनी कमर में हल्की सी कसक महसूस की तो होंठों पर बेइख्तियार मुस्कान आ गई। वह धीरे से उसके करीब हुई, उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए मध्यम आवाज में बोली, अगर शादी रस्म और रिवाज के साथ होती तो ये सब बहुत खूबसूरत लगता, मगर अब अजीब सी घबराहट हो रही है। क्या करूं? कुछ लम्हे वो उसे देखती रही, फिर उसने आह भरी, जैसे दिल का बोझ हल्का हो जाए। अभी वह आहिस्तगी से उठने लगी थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर थाम ली। वह चौंकी। उसके वजूद को अपने करीब खींचते ही बालाज ने उसे अपने नीचे कर लिया। उसकी आंखों में अभी भी नींद की झलक थी, मगर लहजे में पूरी संजीदगी। मेरी जान, शादी रस्मों रिवाज से भी होगी, सबके सामने, इज्जत के साथ, मगर ये। उसने उसकी आंखों में झांका। ये जरूरी था। वह लम्हा भर के लिए नम आंखों से उसे देखती रही। दिल जैसे इकरार करने पर मजबूर था। होंठ कपकपाए और आवाज धीमी सी निकली, मुझे आपका करीब आना बुरा नहीं लगा, बल्कि दिल मुतमिन है। लेकिन साईं, घर वाले खुश नहीं होंगे। बालाज के चेहरे पर एक ठोस अज़ झलका। वह मध्यम मुस्कान के साथ बोला, भाड़ में जाएं घर वाले, मुझे किसी की परवाह नहीं। बस एक बात जानता हूं, तुम मेरी हो, मेरे पास हो, और बस यही सबसे बढ़कर है। वह उसकी जिद को देखकर खामोश हो गई। अंदर का शोर जैसे धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। उसके होंठ थोड़े से कांपे, फिर सरगोशी में बोली, आपसे दूर रहना अब शायद मुमकिन भी नहीं रहा। बालाज ने उसके रुखसार को छुआ, फिर माथे पर बोसा देते हुए बोला, अब बातें नहीं, मुझे थोड़ी देर सुकून लेने दो। यह कहते ही वह उस पर झुक गया। उसकी कुर्बत का लम्स उसके वजूद में गर्माहट भर रहा था। वह कुछ लम्हों तक मज़ाहमत करती रही, लेकिन दिल ने हार मान ली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने अपनी बाहें उसके गिर्द लपेट दीं। फजा में अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक सुकून, एक मान था।
उसने पहली बार खुद को दिल से उसके हवाले कर दिया था, जैसे यह फैसला हमेशा से लिखा गया हो। बाहर परिंदों की चहचहाहट थी, धूप और रोशन हो रही थी, मगर कमरे के अंदर सिर्फ उन दोनों की कहानी जारी थी। वह खुश दिल के साथ उसके हर लम्स को कबूल कर रही थी और बालाज की आंखों में अपनी हकीकत तलाश कर रही थी। वक्त रुका सा लग रहा था, लम्हे सिर्फ उन दोनों के थे। वह अब न डरी थी न परेशान, बल्कि पूरी रजामंदी और खुशी के साथ अपने आप को उसके सुपुर्द कर चुकी थी। उनकी खामोशी में एक दूसरे की धड़कनों का शोर था, और यही शोर उस लम्हे का सबसे हसीन नगमा था। 1.5 महीना बाद कमरे में मंद सी लाइट जल रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और संजीदा बना रही थी। वह बेड पर नीम सहमी सी बैठी थी, चेहरे पर फिक्र और आंखों में नमी थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। बालाज हाथ में सूप का प्याला लिए अंदर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे दिल की गहराई से खुश हो। कौदम रखते ही उसकी नजरें फौरन दानिन पर गईं। वह आहिस्ता से आगे बढ़ा और बेड के किनारे पर बैठ गया। सूप का प्याला मेज पर रखते हुए वह धीरे से बोला, क्या हुआ मेरी जान? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, फिर भी तुम खुश नहीं लग रही। दानिन ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, 1.5 महीना हो गया है साईं सरकार। एक बार भी मैं अपने घर नहीं गई। आज जब हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, पहली बार ये जाना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो दिल चाह रहा है ये खुशी अपने अम्मी अब्बा के साथ बांटूं। लेकिन हमने उनसे सब छुपा रखा है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मेरा घर याद आ रहा है। बालाज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया, नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया और नरम लहजे में बोला, मेरी जान, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने घर पर इत्तला दे दी है। हाँ, वो लोग बहुत नाराज हुए हैं, शायद गुस्से में भी हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में उदास नहीं देख सकता। वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। सच? आपने वाकई इत्तला दे दी? बालाज मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल। अब वक्त है कि सब कुछ खुलकर सामने आ जाए। ये रिश्ता छुपाने के लिए नहीं है, ये हमारे मान का रिश्ता है, और अब तो हमें अपना भविष्य सोचना है। मुझे मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों महफूज चाहिए। दानिन की आंखों में नमी और खुशी एक साथ उतर आई। वह धीरे से बोली, मैंने सोचा था आप कभी भी मुझे वहां नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपने ये सब करके मेरा दिल जीत लिया है। बालाज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सूप का प्याला उठाया और चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। अब ये सब बातें बाद में, पहले ये सूप खत्म करो। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अब सिर्फ अपनी नहीं, मेरे बच्चे की भी। वह जिद्दी अंदाज में बोली, मैं खुद खा लूंगी। आप मुझे बच्चे की तरह क्यों खिला रहे हैं? वह हंसते हुए बोला, क्योंकि अभी तुम वाकई बच्ची ही हो। देखो तो जरा, खुशखबरी के बाद भी परेशान परेशान सा चेहरा। दानिन ने नरमी से उसके हाथ से चम्मच ले लिया और सूप पीने लगी। हर घूंट के साथ दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था। वह धीरे से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखूंगी जब आप यूं मेरे साथ खड़े होंगे। बालाज ने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया और बोला, यही तो मेरा वादा है दानिन, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर लम्हे, हर हाल में। कल से तुम अपने घर वालों के बीच होगी। मैं चाहता हूं कि दिन भर कोई तुम्हारे पास हो, तुम्हारी देखभाल करे। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। वह खुशी के मारे आंखों में आंसू लिए झुक गई और उसके गले लग गई। बालाज ने मजबूती से उसे थाम लिया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और अंदर एक नया अज़्म, एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। अब दानिन की आंखों में खौफ नहीं, सुकून और एतबार झलक रहा था। वह जान चुकी थी कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, बालाज के साथ रहते हुए वह कभी तन्हा नहीं रही थी। 2 दिन बाद ड्राइंग रूम में एक बोझिल सा सुकूत छाया हुआ था। सोफों पर सब अपने अपने मकाम पर बैठे थे, मगर फजा में सिर्फ कशीदगी और गुस्सा महसूस हो रहा था। दानिन अपने माँ बाप के बीच दुबकी बैठी थी, नजरें झुकी हुई थीं, मगर होठों पर एक हल्की सी लरजती हुई मुस्कुराहट थी। सामने बालाज संजीदा चेहरे के साथ बैठा था, मगर उसकी आंखों में एतबार और सुकून झलक रहा था। शाजिया बेगम की आंखें गुस्से से लाल थीं। वह सीधी बालाज की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोलीं, ये क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बच्ची का? मुझे पहले ही तुम पर शक था। देख लिया आज, जुबैदा भाभी, आपने अपने बेटे के कारनामे। जुबैदा बेगम कुछ कहने को हुई, लेकिन उसी लम्हे दानिन ने घबराकर अपनी माँ का हाथ थाम लिया और लर्जती आवाज़ में बोली, अम्मी प्लीज़, बालाज साईं को कुछ मत कहें। मैं अपनी मर्जी से उनके पास थी। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और अब हमारे दरमियान एक नन्ही जान आने वाली है। खुदा के लिए मेरे शौहर को कुछ मत कहें। मैं खुश हूं उनके साथ। शाजिया बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज़ में बोली, तुम्हें माँ की याद नहीं आई? मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारे लिए दुनिया की हर मुश्किल बर्दाश्त की, और तुमने सब भुला दिया। दानिन के होंठ कँप-कँपाए। उसने आहिस्ता से नजरें उठाईं और बोली, याद तो आई थी अम्मी, बहुत आई थी। एक एक लम्हा दिल तड़पता था। लेकिन दादी हमेशा कहती थीं कि निकाह के बाद औरत का सब कुछ उसका शौहर होता है।
माँ बाप भी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। मगर अम्मी, मैंने हमेशा आप दोनों को अपने दिल में सबसे ऊंचा मकाम दिया है। आप मेरे लिए वो जगह हैं जहाँ कोई और नहीं पहुंच सकता। वह थोड़ी देर रुकी, फिर आंसू साफ करते हुए धीमी मगर मजबूत आवाज में बोली, मैं आप और बालाज साईं में कभी बराबरी नहीं करना चाहती। आप मेरे वालिदैन हैं, मेरी पहचान, और ये मेरे शौहर हैं, मेरी जिंदगी। खुदा के लिए मेरी खुशी में खुश हो जाएं। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई दानिन की बातों में उसकी सच्चाई महसूस कर रहा था। शाजिया बेगम कुछ बोलने ही को थीं कि सिकंदर साहब ने आहिस्ता से हाथ उठाया और अपनी बेटी को अपने करीब खींच लिया। आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए बोले, मेरी बेटी अगर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने शाजिया बेगम की तरफ देखा और नरमी से बोले, अब कुछ मत कहो शाजिया, हमारी बेटी का फैसला है, हमें इसे कबूल करना होगा। शाजिया बेगम खामोश हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में बेटी की खुशी देखकर थोड़ा सुकून उतर आया था। जुबैदा बेगम आंखों में इत्मीनान की चमक के साथ बोलीं, मैं जानती थी मेरा बेटा किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। देख लो, आज सबके सामने हकीकत आ गई है। आपकी बेटी इसके साथ खुश है। बालाज ने नजरें झुकाईं, फिर आहिस्ता से दानिन की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिलीं और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। दानिन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले और पहली बार दिल से मुतमिन होकर मुस्कुराई। बालाज की आंखों में भी वो सुकून था जिसका वह तवील अरसे से मुंतजिर था। फजा में बोझिल खामोशी की जगह एक नई उम्मीद और सुकून की लहर भर गई थी। सबके चेहरों पर नरम मुस्कुराहटें फैलने लगीं। ड्राइंग रूम की हवा में अब सिर्फ एक पैगाम था, मोहब्बत और एतबार सब रिश्तों को जोड़ देता है। बेशक मोहब्बत पत्थर दिल को भी पिघला देती है।